अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे और आज एक स्पेशल एनालिसिस भी मैं आपको दूंगी कि मेरी नज़र में क्या वजह है इमरान खान साहब क्यों इन अदालतों में पेश हो रहे हैं, क्यों यहाँ पर मुकदमात लड़ रहे हैं, जबकि हर एक को ये नज़र आ रहा है कि उन्हें इन अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, फेयर ट्रायल के तकाजे भी पूरे नहीं हो रहे और किसी भी तरह ये अदालतें बज़ाहिर तुली बैठी नज़र आती हैं कि जैसे उनको इंसाफ नहीं देना, और फिर ये कि मैनेज्ड और कंप्रोमाइज्ड किस्म की सूरत हाल लगती है जजेस की। तो ये सब कुछ होने के बावजूद भी इमरान खान साहब क्यों ये अदालतें फेस कर रहे हैं और क्यों यहाँ पर अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, इसके ऊपर एक छोटा सा एनालिसिस है मेरा आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले कुछ अहम खबरें हैं कि जनाब आज इमरान खान साहब की फवाद चौधरी से मुलाकात कैसी रही, इसके ऊपर बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन वाला जो केस था तौहीन इलेक्शन कमीशन का, उसमें उनकी मुलाकात हुई। फिर कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं पीटीआई के रेफरेंस में कि जहां पर नए चेयरमैन के साथ कुछ मुलाकातें हो रही हैं, अहम मुलाकातें हैं, उसका हाल अहवाल रखेंगे। एक अच्छी खबर है, पीटीआई के एक बड़े दिलेर रहनुमा रिहा होने में कामयाब हो गए हैं। और फिर उसके बाद ये भी कि क्या सूरत हाल है इमरान खान साहब की, जो ज़मानत का आज मामला था। आज सारा दिन काफ़ी ज़्यादा केसेस की समाअत थी अडयाला जेल में, तो काफ़ी लेट जाकर जो नैब का तोशा खाना केस है उसमें ज़मानत का जो फैसला था वो सामने आया, जज मोहम्मद बशीर साहब ने दिया। इसके ऊपर भी आपको अपडेट करती हूँ। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ करते हैं जी। अडयाला जेल में आज तौहीन इलेक्शन कमीशन की समाअत हुई, जहां पर इलेक्शन कमीशन के अमले के अरकान पहुंचे और मेंबर्स इनफैक्ट पहुंचे और असल में आज उन्होंने फ़र्द जुर्म आयद करनी थी फवाद चौधरी साहब पर भी और इमरान खान साहब पर भी, क्योंकि ये दोनों ही इस मुकदमे में नामजद हैं। लेकिन शुएब शाहीन साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं वो दस्तयाब नहीं थे, जिसके बाद फिर ट्रायल आगे नहीं बढ़ सका, फ़र्द जुर्म आयद नहीं हो सकी। लेकिन चूंकि वहाँ पर इंतज़ामात मुकम्मल थे, आए भी इलेक्शन कमीशन के अरकान, तो इसलिए वहाँ पर मुल्ज़िमान भी बैठे, अदालत भी लगी और फवाद चौधरी साहब से इसी हॉल में फिर इमरान खान साहब की आज मुलाकात भी हो गई। और ये मेरा ख्याल है कि जब से फवाद चौधरी साहब ने खैरबाद कहा है पीटीआई को, ये पहली मुलाकात थी इमरान खान साहब के साथ उनकी। और ये मुलाकात कैसी रही, इससे अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि फवाद चौधरी साहब को देखा जब इमरान खान साहब ने हॉल के अंदर, तो उन्होंने हैरत से पूछा कि ओए तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है इन्होंने, जैसे उनका एक स्टाइल है, तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ है उन्हें। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि बस देख लें, आपके सामने ही है। और फिर उसके बाद उन्होंने हाल अहवाल पूछा और उसके बाद फिर वो आगे गुजर गए और अपनी जाके नशिस्त पर बैठ गए। तो एक मुख्तसर सा ये उनका इंटरेक्शन हुआ। लेकिन जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जो रिपोर्ट हुआ है उसके मुताबिक इमरान खान साहब ने खुशगवार अंदाज में फवाद चौधरी साहब से बातचीत की और उनका हाल अहवाल पूछा और उन्होंने भी उसी तरीके से जवाब दिया। तो कोई ऐसी बात नहीं थी कि इमरान खान साहब ने उन्हें देख के कोई मुंह फेर लिया हो या कोई उनके साथ ना खुशगवार किस्म का रवैया रखा हो, तो ऐसा मामला नहीं हुआ। इससे एक दो चीज़ें डिपेक्ट होती हैं कि एक तो वो लोग जो कि जाने के बाद भी इवन पार्टी पे कोई ज़बान दराजी नहीं कर रहे, इमरान खान साहब की ज़ात पर कीचड़ नहीं उछाल रहे, तो उनके हवाले से इमरान खान साहब का एक अलग सा ज़ाहिर एटीट्यूड है। और वो वैसे तो जो उछाल भी रहे हैं इमरान खान साहब कम ही किसी को जवाब देते हैं, चाहे बहुत सारे उनके लोग जहांगीर खान तरीन साहब हों या फिर उनकी अहलिया साबिक अहलिया रेहाम खान साहिबा हों, ओन चौधरी साहब हों, ये सब लोग जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ रखा है, परवेज़ खटक साहब हों, अब जो मर्जी दिल आ रहा है उनका, मुंह में जो आ रहा है बोल रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने पलटकर इन लोगों को उस तरीके से जवाब तो खैर नहीं दिया। लेकिन जो लोग खामोश हैं उनकी बहरहाल इमरान खान साहब रिस्पेक्ट भी करते हैं और उनको थोड़ा सा कदर की निगाह से भी देखते हैं कि हो सकता है किसी की मजबूरी हो तो वो चला गया, साथ नहीं निभा सका, लेकिन ये है कि उसने किसी ज़र्फ़ का तो मुज़ाहरा किया, तो इंसान को कम से कम ग्रेस का मुज़ाहरा करना चाहिए, जो अभी तक तो फवाद चौधरी साहब ने किया है, भले वो पीटीआई का हिस्सा नहीं भी हैं। एक और जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है ये कि जो एक ऑफिशियल गाना रिलीज़ किया गया पीटीआई की तरफ से, जुल्म का बदला वोट से, उसमें जो अगर आप देखें कि जिन लोगों का एक सॉफ्ट इमेज दिखाया जा रहा है, एक सॉफ्टनेस नज़र आ रही है पीटीआई की तरफ से, जैसे शीरी मज़ारी साहिबा के विजुअल्स हैं, जैसे मलिका बुखारी के विजुअल्स हैं, तो उसी में ही आगे फवाद चौधरी साहब के भी विजुअल हैं। तो वो लोग जिन्होंने जाकर किसी दबाव की वजह से अगर पार्टी छोड़ी भी है, तो उनके लिए पीटीआई का या इमरान खान साहब का कोई ऐसा सख्त रवैया नहीं नज़र आता उस विजुअल्स में भी अगर हम देखें। तो उस लिहाज से फवाद चौधरी साहब से जब आप आज की उनकी मुलाकात देखें तो अंदाज़ा यही होता है कि उन्होंने
उनको बेहतर अंदाज में सलाम दुआ की उनके साथ। तो बहरहाल जी खैर फर्द जुर्म तो आयद नहीं हो सकी और फिर इलेक्शन कमीशन का अमला वापस चला गया, लेकिन ये एक इंटरेक्शन ज़रूर हुआ चौधरी साहब के साथ इमरान खान साहब का। बाकी हिबा चौधरी ने ये ज़रूर बात की है जो अहलियाँ हैं फवाद चौधरी साहब की, कि वो ख़ुद उनकी कैंपेन चलाएंगी। फवाद चौधरी साहब भले जेल में ही क्यों ना हों लेकिन वो इलेक्शन ज़रूर लड़ेंगे। ये खबर नहीं सामने कोई दे रहा कि उनका टिकट क्या आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे या इस्तेहकाम का टिकट लेंगे, लेकिन मैं तो इस बात पे तकरीबन फॉर श्योर आपको बता सकती हूँ कि इस्तेहकाम का तो शायद टिकट नहीं वो लेना चाहते। पीटीआई के टिकट में शायद वो यकीनन इंटरेस्टेड होते, लेकिन वो तो अभी मौजूदा सूरत हाल में मुश्किल नज़र आ रहा है। तो अगर वो लड़े भी तो मेरा ख्याल है कि आज़ाद ही लड़ेंगे और एक खामोश हिमायत शायद उन्हें पीटीआई की मिल जाए। ये देखना पड़ेगा कि जेलम में उनके मद्दे मुकाबिल पीटीआई कोई उम्मीदवार खड़ा करती है या नहीं। लेकिन बहरहाल हिबा फवाद चौधरी साहिबा कह रही हैं कि वो उनकी कैंपेन खुद चलाएंगे। कुछ इनके फैमिली मैटर्स भी थे जिसमें ये भी खदशात थे कि जी हिबा फवाद चौधरी साहिबा ये समझती हैं कि जैसे फैसल चौधरी साहब खुद उनको रिप्लेस में भी करना चाहते हों, और उन्होंने उनके ऊपर कुछ इल्ज़ामात भी लगाए कि वो उनसे मिलने नहीं दे रहे। लेकिन फैसल चौधरी साहब ने कहा कि ये फैमिली मैटर्स हैं, इस पर वो मीडिया में जवाब देना पसंद नहीं करते। लेकिन बहरहाल उन्होंने तरदीद की कि ऐसी कोई बात नहीं है और सब मामला ठीक है बहरहाल। तो बहरहाल जी ये तो जी फवाद चौधरी इमरान खान साहब की मुलाकात का हाल अहवाल। अब आ जाते हैं कि पीटीआई के लिए अच्छी दो बातें आज के दिन में कौन सी हैं। वैसे तो आज ज़्यादातर टफ खबरें ही रही हैं पीटीआई के लिए। अच्छी बात यह है कि जी गौहर अली खान साहब जो नए चेयरमैन हैं पीटीआई के, उनका एक अब जाहिर है कि एक चूँकि वो ऐसे फ़िलहाल उम्मीदवार हैं या कह लें सरबराह हैं जिनके ऊपर फ़िलहाल मुकदमात नहीं हैं, तो वो अब एक ऐसी पोजीशन में हैं कि वो अपना केस जो है वो मुख्तलिफ लोगों के साथ लड़ सकते हैं, पीटीआई का मामला मुख्तलिफ फोरम्स पर रख सकते हैं। इस सिलसिले में अब उनकी कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं पिछले 2-3 रोज़ में, बड़ी सिग्निफिकेंट हैं। एक तो सदर साहब से उनकी मुलाकात हुई है, आरिफ अलवी साहब से, तो ज़ाहिर है कि एक बराह रास्त कुछ मैसेजिंग भी हुई है। इमरान खान साहब से भी उनकी मुलाकात होती रहती है, फिर सदर साहब से भी हुई है, तो एक मैसेजिंग भी हुई है। प्लस जो ओवरऑल एक सिचुएशन चल रही है पीटीआई के हवाले से, उसके ऊपर भी सदर साहब जो हैं उनको उन्होंने एतमाद में लिया है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई हाई कमिश्नर से भी मुलाकात हुई है गौहर अली खान साहब की, और नील हॉकिंग्स उनका नाम है। उनके साथ उन्होंने ख़ास तौर पर जो इलेक्शन के मुनसिफाना इंतखाबात हैं वगैरह वगैरह उसके ऊपर जोर दिया है। फिर आज कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट का भी एक वफ्द जो है वो मिला है गौहर अली खान से। तो ये इम्पॉर्टेंट मुलाकातें हैं क्योंकि बिल्कुल आप एक साइड लाइन होते हुए पार्टी को एक देखते हैं एक तरफ, और फिर वो जिस तरह से अपनी थोड़ी इम्पोर्टेंस बढ़ाती है इस हवाले से कि उसकी अहम मुलाकातें शुरू होती हैं, तो ये यकीनन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक हौसला अफजा बात है। लेकिन ये देखना होगा कि आगे चल के इलेक्शन कमीशन क्या मामला करता है, क्योंकि अब उन्होंने हतमी एक चांस दिया है पीटीआई को कि आप आकर अपने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर मुतमईन करें। लेकिन ये सिर्फ एक तकल्लुफ़ ही है, उसके बाद उन्होंने अपना फैसला ही सुनाना है, और वो फैसला क्या है इसके बारे में अब मुझे तो कोई खुशफहमी नहीं है, क्योंकि जितने फैसले आए हैं उसमें कोई खुशफहमी का कोई एलिमेंट बाकी नहीं रह गया। साफ पता चलता है कि पीटीआई को इंतखाबात से आउट करना है और बैट उनसे लेना है। तो इसलिए अब ये तो एक मुझे लग रहा है कि सिर्फ फॉर्मेलिटी है, बाकी अदालतों में लड़ते रहेंगे वो अलहदा बात है। लेकिन इलेक्शन कमीशन इस बात पे मुतमईन तो नहीं होने वाला। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला अलबत्ता अपनी जगह मौजूद है, देखना यह है कि किसकी बात जो है वो प्रिवेल करती है। अब आ जाते हैं जी दूसरी खबर जो जुनैद अकबर खान साहब के हवाले से है। जुनैद अकबर खान साहब बड़े दलेर और दबंग किस्म के पीटीआई के रहनुमा, जिनको पे दर पे गिरफ्तार किया गया, एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे में, और फिर चित्राल चले गए, बन्नू चले गए, पता नहीं कहाँ कहाँ उन्हें घुमाया, और अल्टीमेटली अब उनको रिहाई मिल गई है और फाइनली वो अपना इंसाफ लेने में कामयाब हो गए हैं। उनके हवाले से जो बात थी तो ये कि वो काफ़ी उन्होंने सख्त हालात भी देखे, लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो एक बयान सर्कुलेट कर रहा है उनके मुद्दई का, जो दरख्वास्त गुजार था मुकदमे में उनके खिलाफ, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि वो बंदा कहता है कि यार मैंने तो ना कोई दरख्वास्त फ़ाइल की है, ना मैं सोशल मीडिया यूज़ करता हूँ, ना मैं मुद्दई हूँ, ना मैंने कोई मुकदमा कराया। तो वो सिरे से ही उसको मानने से इनकारी है कि उसका नाम कैसे यूज़ हुआ है एज ए दरख्वास्त गुजार। और ऐसी बहुत सी फ्रीविलस आपको एप्लीकेशंस नज़र आती हैं, दरख्वास्तें नज़र आती हैं मुकदमे के इंदराज के लिए, जो कि कहीं एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये बहुत सारे जो मुख्तलिफ हमारे सहाफ़ियों पर भी हुई होती हैं, बहुत सारे लीडर्स पर भी हुई होती हैं नामालूम, जैसे फवाद चौधरी साहब पे भी है कि जी नामालूम बंदा जो है वो
फ्रॉड का मुकदमा करवा गया। तो ये खुद उनको भी बेचारों को पता नहीं होता कि हमारे नाम से जो है वो दरख्वास्त फाइल हुई है। मैं इसको ज़्यादा चेक नहीं कर सकी, लेकिन इस पर एतबार इसलिए है कि ये एक बड़ी नॉर्मल सी प्रैक्टिस है हमारे यहाँ। नामालूम अफराद जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस तरह के अहम पटिशन्स जो हैं वो करते फिरते रहते हैं। तो ये वाला जी जुनैद अकबर खान साहब जो हैं वो रिहा हो गए हैं। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि तोशा खाना नैब रेफरेंस का जो मामला था, इसमें ज़मानत की दरख्वास्त दायर की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, लेकिन उस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया गया है एज़ एक्सपेक्टेड। और बिल्कुल तवक्को के ऐन मुताबिक जज मोहम्मद बशीर साहब ने ये फैसला सुना दिया। आज इसकी भी समाअत अडयाला जेल में हुई और फिर काफ़ी लेटली इसके बारे में ये फैसला आया और दरख्वास्त इनकी जो थी वो मुस्तरद कर दी गई है। तो यानी अब इमरान खान साहब तोशा खाना नैब रेफरेंस में भी गिरफ्तार हो सकते हैं, किसी भी वक्त उनकी ये गिरफ्तारी डाली जा सकती है। और ये वही जज मोहम्मद बशीर साहब हैं जिन्होंने चंद दिन पहले किस तरीके से वारंट, नाकाबिले ज़मानत वारंट जो थे मियाँ साहब के वो जारी किए हुए थे, तो उनको ख़त्म भी किया पिछले दिनों बग़ैर उनके पेश हुए इवन। तो देख लीजिए फिर ये होता है इंसाफ का मयार। अब आ जाते हैं कि ये सब कुछ जो मैं आपके साथ पिछले व्लॉग में भी शेयर कर रही थी, इतनी मायूसी है और टॉप लेवल तक मायूसी है। सुप्रीम कोर्ट से भी उम्मीद नहीं है, हाई कोर्ट्स में भी जो सूरत हाल है, इस्लामाबाद में भी आपने देखा, लाहौर हाई कोर्ट में भी आपने देखा, तो इसके बावजूद भी क्या सूरत हाल है, क्यों, क्या वजह है कि इमरान खान साहब स्टिल इस सिस्टम के साथ चल रहे हैं, इस सिस्टम पे किसी भी तरह उसके साथ किसी भी तरह compete भी कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं अपना मुकदमा इन्हीं अदालतों से, इन्हीं जज साहिबान से, जबकि उन्हें पता है कि हर चीज़ तयशुदा है, जबकि उन्हें नज़र आ रहा है कि उनके साथ इंसाफ का कत्ल हो रहा है। तो इसकी बुनियादी वजह क्या नज़र आती है? मैं काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पे सोच रही थी कि जब पता ही है कि जज इंसाफ नहीं करे तो फिर क्यों हर जगह इतनी बार बार दरख्वास्तें दी जाती हैं, फुल तरीके से जो है भरपूर अंदाज से मुकदमात लड़े जा रहे हैं, जबकि सामने पता है कि हर चीज़ तयशुदा है। तो मैं इसके ऊपर एक एनालिसिस पे पहुंची कि इसमें बेसिकली 5-6 वजूहात हैं। पहली वजह तो खुद इमरान खान साहब की एक नेचर है, जो कि है उनकी फाइटिंग स्पिरिट, यानी उनके अंदर लड़ने का एक जज्बा रहता है और वो आखिरी दम तक लड़ने की एक जिसको कहते हैं ना उसूल, उस पर कारबंद रहते हैं। ये उनका क्रिकेट में भी हाल था, ये सियासत में भी हाल है। और अब जब मुकदमात की बारी आई है तो 200 मुकदमात के बावजूद भी वो घबरा नहीं रहे कि जी ये इतना बड़ा टोटल है। जैसे क्रिकेट मैच में होता है ना, बड़ा टोटल दे के जो चेस करने वाली टीम है बाज़-औक़ात परेशान हो जाती है, तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ेंगे। तो लिहाजा उन्होंने एक तो जो उनकी फाइटिंग स्पिरिट वाली नेचर है उसकी वजह है, एक तो ये कि वो लड़ेंगे, चाहे वो किसी मुकदमे में भी इंसाफ ना हो, लेकिन वो अपने तौर पर पूरी कोशिश करेंगे। तो ये एक तो चीज़ है। दूसरी जो चीज़ है वो ये कि वो सिस्टम को भी साथ साथ एक्सपोज कर रहे हैं। इस तरह ये सारे जिस तरीके से मुकदमात चल रहे हैं, जिस तरह से ट्रायल हो रहे हैं, उससे आपका सिस्टम बुरी तरह एक्सपोज हो रहा है। ऐसा नहीं है कि कभी कोई किसी के खिलाफ, किसी सियासी रहनुमा के खिलाफ पहले मुकदमात नहीं बने या जाली मुकदमात नहीं बने या इस तरह के बोगस किस्म के ट्रायल नहीं हुए, होते रहे हैं, बहुत सारों के साथ होते रहे हैं, सारी तारीख इससे भरी हुई है हमारी। लेकिन इस दफ़ा इतना एक्सपोज क्यों हो गए हैं? क्योंकि इमरान खान साहब इस तरीके से ये मुकदमात लड़ रहे हैं, पूरी तरह सर सींग फंसा कर, कि हर चीज़ एक्सपोज होती चली जा रही है, होती चली जा रही है। बिल्कुल इसी तरह ही है कि जिस दिन 9 अप्रैल की रात थी तो पता था कि नंबर पूरे नहीं हैं, पता था कि वो ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हार जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद वो आखिर दम तक यानी 12 बजे तक इसको आखिरी बॉल तक लेके गए। और फिर आपने देखा कि रात को अदालतें खुली, किस तरीके से मामलात हुए और फिर पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया कि कहाँ कहाँ कौन कौन छुपा हुआ है लिबादे ओढ़ के, और वो फिर सामने आने पे मजबूर हो गया। यही चीज़ इस वक्त हमें नज़र आ रही है कि अगर ये मुकदमात इस तरह से ना लड़े जा रहे हों अदालतों में, तो आप देखेंगे हमें पता भी ना चले कि कौन हक सच पे खड़ा है और कौन हक सच के खिलाफ खड़ा है। लेकिन अब आप जब ये सारा सिस्टम एक्सपोज होता है तो सिस्टम का एक एक फ्लॉ आपका पता चलता है कि किधर किधर सिस्टम में किधर किधर लोग जो हैं वो इंजेक्टेड हैं, किधर किधर लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, किधर किधर लोग ऐसे भी हैं जो डटे हुए हैं, जो अपनी बात भी करते हैं, वो भी कोई ना कोई खाल खाल हमें नज़र आ जाता है बीच में। तो पूरी तरह से एक जिसको कहते हैं ना ट्रांसपेरेंट होता चला जा रहा है पूरा सिस्टम हमारे सामने। इमरान खान साहब के हर मुकदमे में आप देख लें, आपको हर इदारे का हाल अहवाल खुल के सामने आ गया है। तो इस फाइट ने ये एक जो चीज़ है ये भी की है कि हर चीज़ एक्सपोज हो गई पूरी तरह। तीसरी जो एक वजह है ये कि इमरान खान साहब इस फाइट से सिस्टम के ऊपर प्रेशर भी डालते हैं और प्रेशर डालने में, बढ़ाने में कामयाब भी हो जाते हैं। इतनी उनकी दरख्वास्तें हैं, इतनी दरख्वास्तें थे, ये फर्द जुर्म आयद हुई उसके खिलाफ दरख्वास्त वहाँ दायर हो गई, ये किसी ने ज़मानत
के वो वारंट जो है नाकाबिल ज़मानत जारी किए, उनको चैलेंज कर दिया उधर। ये नया जज तैनात हुआ स्पेशल, उसकी तैनाती को चैलेंज कर दिया। पैदर पे ज़िमनी दरख्वास्तों के ऊपर दरख्वास्तें, अपीलों के ऊपर अपीलें, वो करते करते इतना बोझ डाल दिया है कि सिस्टम इस चीज़ को मैनेज करते हुए भी कहीं ना कहीं लूप होल्स दे जाता है कि उधर से ये दरख्वास्त आ गई, उधर लगाओ, उधर से इसको मैनेज कर लो, उधर से उसको, यानी सबको खूब नचाया हुआ है। अंदर वो जेल में अकेले बैठे हुए हैं, नचाया पूरी सिस्टम को हुआ है। हर अदालत आपको हर जगह मसरूफ़ किया हुआ। लाहौर हाई कोर्ट में भी पिटिशनें डली हुई हैं, एहतसाब अदालतों में भी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी, इलेक्शन कमीशन में भी, पेशावर हाई कोर्ट में, हर तरफ दरख्वास्तें ही दरख्वास्तें हैं। लगे रहो भाई, इंसदाद दहशत गर्दी में भी, सेशन कोर्ट में भी, हर जगह, और वो हर दरख्वास्त के ऊपर दरख्वास्तें। और यानी पूरे सिस्टम को उन्होंने बिल्कुल इंगेज करके प्रेशर डाला हुआ है उनके ऊपर। हालांकि अगर वो एक सिंपल बात करें कि जी मुझे तो इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं बॉयकॉट कर रहा हूँ, मैं कर ही नहीं रहा मुकदमा, तो ये तो सिस्टम का मसला ही हल हो जाए। लेकिन वो ऐसा नहीं करेंगे, वो हर चीज़ को एक्सपोज भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ उल्टा सिस्टम पे प्रेशर भी डाला हुआ है। कौन कौन कहाँ कहाँ कितना भागेगा आइन से, कितना भागेगा कानून से, कहाँ कहाँ एक्सपोज होगा, हर चीज़ आपके सामने आ रही है और वो तारीख में अपना एक हिस्सा जो है वो डालती चली जा रही है। फिर एक और चीज़ है कि वो जो ये बात करते थे कि भले ठीक है बहुत सारे जजेस कॉम्प्रोमाइज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें ये है, दुश्मन है, मैनेज हैं, जो कुछ भी है, लेकिन फिर भी अदालतों पे एतमाद है। फिर भी इस बात पे वो कहेंगे कि चूंकि वो हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, तो भले ये जैसी भी अदालतें हैं, बहरहाल अदालतें हैं और वो इनके आगे सरेंडर करेंगे। वो ये बात कहते थे और वो ये बात साबित भी कर रहे हैं कि अदालतें चाहे कैसी भी हैं, जिस तरह का भी इंसाफ हो रहा है, वो सरेंडर किए हुए हैं। ये नहीं है कि वो उनका बॉयकॉट करके बैठे हैं, ये नहीं है कि वो सारा कुछ छोड़ छाड़ के मुल्क से बाहर चले गए हैं। जो भी है, जैसा भी है, वो कहेंगे मैं इसको फेस कर रहा हूँ। तो वो ये कहते थे, उसको वो साबित भी कर रहे हैं। और फिर आखिरी जो इसमें एक वजह नजर आती है ये भी कि इसके अलावा फिर उनके पास ऑप्शन है भी क्या। अगर वो इन अदालतों में भी ना जाएं, जो उनके पास फाइनल एक ऑप्शन है कि जहां वो इंसाफ का दरवाज़ा खटखटाएं, तो फिर उसके अलावा वो करें भी क्या वो खामोशी से जो कुछ हो रहा है होने दें? तो वो ये उनकी नेचर का हिस्सा नहीं है। तो इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। पहले जब वो जेल से बाहर थे तो लड़ने के लिए बहुत सारी ऑप्शंस थी, अवाम में भी वो जाते थे, अदालतों का भी दरवाज़ा खटखटाते थे और मेल मुलाकातें भी चलती थी, सब कुछ होता था। लेकिन जब चूँकि वो एक महदूद हो चुके हैं सिस्टम में, और उसके बाद अब उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वो सिर्फ अदालत को ही जाकर दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, इंसाफ की जंजीर हिला सकते हैं। और अब जो उस जंजीर की आवाज़ सुन रहा है तो वो भी तारीख में नाम लिखवा रहा है, जो नहीं सुन रहा वो भी तारीख में नाम लिखवा रहा है। अब वो किस स्याही से लिखे जा रहे हैं नाम, वो अपना अपना हर एक का किरदार है और वो तारीख में हमेशा रकम भी रहता है और तारीख उसका फैसला खुद करती है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।